आप सभी का फ्रेश नीट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग दात्र कोशिका अरक्तता अर्थात सिकल सेल एनीमिया पर बात करने वाले हैं। क्या होता है, इसका टॉपिक समझने से पहले आपको कुछ की पॉइंट आने चाहिए। जो व्यक्ति सामान्य होता है उसमें आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है। जो व्यक्ति सामान्य होता है उसमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सामान्य व्यक्ति। क्या हो गया, ये सामान्य व्यक्ति। अब कुछ व्यक्ति क्या होते हैं जो बाहर से तो रोगी नहीं दिखते हैं लेकिन वो रोगी होते हैं, इन्हें हम वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं, वाहक। क्या होता है, ये सामान्यतः रोगी नहीं दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, किंतु रोग को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। रोग को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। दूसरे कौन से होते हैं, जो रोगी होते हैं। ये कौन होते हैं, ये रोगी होते हैं। कौन होते हैं, रोगी होते हैं। इनकी खास बात क्या है, ये अधिकांशतः भ्रूणी अवस्था में ही मर जाते हैं, अर्थात इनकी मृत्यु अधिकांशतः भ्रूणी अवस्था में ही हो जाती है। तो आपको ये कुछ की पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो बात करने वाली है, यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं अब उसको हम समझते हैं। क्या होता है कि दात्र कोशिका अरक्तता का संबंध आरबीसी से है। दात्र कोशिका अरक्तता का संबंध किससे है, आरबीसी से है। आरबीसी में कैसे हो जाती है, सामान्य आकार की आरबीसी जो होती है वो हसियाकार हो जाती है। जैसे देख सकते हो ये आपकी सामान्य आरबीसी है, लेकिन ये आरबीसी कौन है, सिकल सेल एनीमिया होने के बाद ये कंडीशन प्राप्त होती है। अब इस रोग का संबंध क्रोमोसोम नंबर 11 से, ये थोड़ा पॉइंट याद रखना, सिकल सेल एनीमिया का संबंध जो है वो क्रोमोसोम नंबर 11 से है। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम क्रोमोसोम 11 लेंगे और इस क्रोमोसोम 11 से हमने डीएनए निकाला। अभी ये व्यक्ति कैसा है, सामान्य है। सामान्य बोले तो ये कंडीशन है। चलो मैं जिस व्यक्ति का अध्ययन कर रहा हूं वो व्यक्ति इस अवस्था में है, यानी वो सामान्य है। कैसा है, सामान्य है। जब हमने इसके डीएनए को निकाला तो सामान्य डीएनए प्राप्त होगा। सामान्य डीएनए में क्या होता है, आप देख सकते हो 6 पॉइंट पर, किस पर, 6 पॉइंट पर। देखिए 1 2 3 4 5 6 पर क्या होता है, साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। जब यदि इसका डीएनए में साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन है तो जब इससे आरएनए बनेगा तब यही 6 पॉइंट पर गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन बनेगा और अंत में जब इससे प्रोटीन की चेन बनेगी वो भी सामान्य होगी और 6 पॉइंट पर ग्लूटामिन बनाएगी। क्या बनाएगी, ग्लूटामिन बनाएगी। अब देखते हैं आगे की प्रोसेस क्या है। चलिए यहां पर क्या होता है, यहां पर अब ये उत्परिवर्तित डीएनए है, म्यूटेशन के बाद का डीएनए। तो यहां पर हम बात अब करेंगे जिसको सिकल सेल एनीमिया हो गया है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होता है, उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तन होने से क्या होता है, यहां पर थाइमिन बदल जाता है एडेनिन में। थाइमिन बदल जाता है किसमें, एडेनिन में, है ना। तो देखिए पहले क्या था, थाइमिन, अब क्या हो गया यहाँ पे, एडेनिन। जबकि जो अब इससे एमआरएनए बनेगा उसमें एडेनिन बदल जाता है यूरेसिल में। देखिए यहाँ पे पहले एडेनिन था, अब क्या हो गया है, यूरेसिल हो गया है। अब इस एमआरएनए से जो प्रोटीन की चेन बनेगी उसमें 6 पॉइंट पर ग्लूटामिन के स्थान पर वेलिन आ गया है। देखिए बहुत ध्यान से, क्या आ गया है, वेलिन आ गया है। और यहाँ पर 1 नंबर पर वेलिन था ही था। तो क्या होता है, अब क्या होता है कि अब 6 नंबर का वेलिन 1 नंबर के वेलिन से जुड़ जाता है। समझो यहाँ पे 6 नंबर का वेलिन 1 नंबर के वेलिन से जुड़ जाता है, जिससे सामान्य आरबीसी है ना, जो कि कैसी होती है, जो कि आपकी ऐसी होती है ना,
सामान्य आरबीसी बदल आरबीसी बदल कर हशियाकार हो जाती है, हशियाकार हो जाती है। हशियाकार बोले तो इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है ना, ऐसी हो जाती है आरबीसी। अब इस आरबीसी में क्या होगा लिख सकते हो, हशियाकार आरबीसी बन जाती है। इसे हम दोषपूर्ण आरबीसी कहते हैं। अब क्या होगा, ये आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन ये आरबीसी ले जाएगी उतनी आरबीसी ये ऑक्सीजन नहीं ले जा सकते थे, यानी ये ऑक्सीजन कम मात्रा में ले जाएगी। यदि ले जाएगी तो, या फिर आरबीसी ऐसी हो चुकी है कि ऑक्सीजन ले ही नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो वही लिखा है, इसे हम दोषपूर्ण आरबीसी कहते हैं। ये आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन नहीं कर पाती है और रोगी में लगातार आरबीसी ले सकते हो, लगातार ऑक्सीजन कम होने लगती है। बात क्लियर ही नहीं हुई, रोगी के अंदर लगातार ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता चला जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे दात्र कोशिका अरक्तता किस किस का उदाहरण माना जाता है। यहाँ पे जब अवस्था ये होती है ना, तब क्या होता है, इस व्यक्ति के ब्लड में दोनों प्रकार की आरबीसी पाई जाती है। देख सकते हो, सामान्य आरबीसी और दोषपूर्ण आरबीसी, है ना। तो यहाँ पर से दोनों आरबीसी उपस्थित हैं, तो ये एक प्रकार से आपका सह प्रभाविता का उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हुआ, सह प्रभाविता का उदाहरण हुआ। तो सिकल सेल एनीमिया एक सह प्रभाविता का उदाहरण है। दूसरा देख सकते हो, इसमें क्या होता है, यहाँ पे साइटोसिन, थाइमिन और साइटोसिन होता है। जब इसमें उत्परिवर्तन हो जाता है तो ये बदलकर साइटोसिन, एडेनिन और साइटोसिन हो जाता है। नोटिस करने वाली बात यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे थाइमिन बदलकर एडेनिन हो रहा है, अर्थात एक पॉइंट पर म्यूटेशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो ये बिंदु उत्परिवर्तन का भी उदाहरण हुआ। किसका हुआ, बिंदु उत्परिवर्तन का भी उदाहरण हुआ। तीसरी बात क्या है, ये लेथल जीन अर्थात घातक जीन का भी उदाहरण है। अब कहोगे सर घातक जीन क्या होता है, देखिए वह जीन जो समयुग्मजी अवस्था में आने पर जीव को मार देता है, ऐसे जीन को हम लेथल जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेथल जीन कहते हैं। जैसे तुम यहां देख सकते हो, दात्र कोशिका अरक्तता में जब ये कंडीशन आ जाती है, देखो समयुग्मजी है कि नहीं है ना समयुग्मजी, जब ये कंडीशन आ जाती है तो जीव की भ्रूणी अवस्था में ही मृत्यु हो जाती है ना। चलिए यहां पर देख सकते हो, दात्र कोशिका अरक्तता प्लियोट्रोपिक जीन अर्थात बहुप्रभावी जीन का भी उदाहरण है। क्यों, देखिए जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण करता है ना, तो उसे हम बहुप्रभावी जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुप्रभावी जीन कहते हैं। दात्र कोशिका अरक्तता भी इसका एक उदाहरण है, क्योंकि इसका एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है, जैसे आरबीसी की संरचना में परिवर्तन, दूसरा रक्त अल्पता का होना, तीसरा मलेरिया के लिए प्रतिरोधी होना। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने आज सिकल सेल एनीमिया को एक एक पॉइंट को एनसीईआरटी के सारे शब्दों को क्लियर कर लिया है। धन्यवाद। यदि क्लास को पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।